तो बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी है। आज देश के सबसे बड़े सूबे यूपी के मुख्यमंत्री दोबारा से बीजेपी की सदस्यता लेंगे। उनके साथ राज्य के दोनों डिप्टी सीएम भी बीजेपी की दोबारा सदस्यता लेंगे। योगी आदित्यनाथ दोबारा सदस्यता तो आज ले लेंगे, लेकिन उनके लिए राज्य में कई चुनौतियां भी हैं और सबसे बड़ी चुनौती उपचुनाव में जीत को लेकर है। लोकसभा चुनाव में मिले हार के बाद, झटके के बाद 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये एक तरीके से लिटमस टेस्ट है। सरकार में एकजुटता का संदेश भी देना है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि केशव प्रसाद मौर्य के बयानों ने सरकार को असहज किया है। तो वहीं कई ऐसे मुद्दे भी रहे हैं जिन पर सहयोगियों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। तो सहयोगियों को साथ लेकर चलना भी योगी के लिए एक बड़ी चुनौती। आज इसी मुद्दे पर करेंगे टू द पॉइंट बड़ी बहस, लेकिन शुरुआत एक छोटी सी रिपोर्ट के साथ। आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे साथ राजेश चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, रोहित अग्रवाल आरएलडी के प्रवक्ता हैं, समीर चौगांकर हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, किशोर तिवारी हैं शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता। सबसे पहले राजेश चौधरी जी, सदस्यता अभियान हो रहा है, लेकिन आपके सामने अभी चुनौती बहुत है, खासतौर पर सीएम योगी के सामने। लोकसभा के झटके के बाद क्या उपचुनाव में स्ट्राइक रेट 100% का होगा, या फिर जो 5 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में थी उन्हीं के खाते में रहेगी और इंडिया गठबंधन सेंधमारी कर लेगा इन 5 सीटों में जो कभी आपके और सहयोगियों के पास थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, किसी की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी तो है नहीं। तो सदस्यता अभियान तो हर 3 साल बाद यहाँ होता है और 6 साल बाद शून्य से हम लोग शुरू करते हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, पिछली बार 10 करोड़ सदस्य हमने बनाने का काम किया था। और जहां तक आप चुनाव की बात कर रहे हैं, चुनाव का परिणाम बताएगा कि कौन जीत करके आएगा। योगी जी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता। लेकिन लोकसभा चुनाव में परिणाम क्या आया राजेश जी? लोकसभा चुनाव में ये काट की हानि चढ़ गई। एक बार काट की हानि एक ही बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ पाती। इन्होंने झूठ का जो नैरेटिव सेट किया था कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, ये प्रलय आ जाएगी, ये जो इंडी गठबंधन के लोगों ने जिस प्रकार झूठ फैलाया उसमें जनता भ्रमित हो गई। इस कारण से थोड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर डिस्टर्ब हुआ है। बाकी योगी जी की स्वीकार्यता पूरी तरह से और लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। नहीं, जिस आप इंडिया गठबंधन को आप कह रहे हैं कि काट की हांडी बार बार दोबारा नहीं चढ़ती, आपके तो बड़े बड़े दावे थे 2024 में। क्या हुआ उन दावों का? कितने सीटों का झटका आपको मिला? देखिए, 62 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है देश का कोई नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है। ये परिणाम नहीं देखेंगे आप, हमने रिकॉर्ड बनाया है। नहीं, यूपी की बात कीजिए राजेश जी, यूपी की बात कीजिए, यूपी की बात कीजिए। सबसे बड़ा सूबा और बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद यूपी से रहती है, क्योंकि यहीं की सीटें डिसाइड करती हैं, यहीं की सीटें डिसाइड करती हैं किसकी सरकार किसकी नहीं सरकार। जीते भाई, आप गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं। हम चुनाव जीते तीसरी बार, झंडा फहरा 11वीं बार। मैं यूपी की बात कर रहा हूँ राजेश जी, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। मोदी जी ने किया, मैं भी तो बात कर रहा हूँ भाई, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, यूपी की बात कर रहा हूँ। अरे देश का चुनाव था या यूपी का चुनाव था? चुनाव तो देश का था ना। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में थोड़ा ना बनता है, प्रधानमंत्री तो भारत में बनता है, पूरे में भारत का चुनाव था। वहां नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक हमने
विजय हासिल की है और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस तो 100 को भी नहीं छू पाई है। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है और बहुत सम्मान की बात है कि तीसरी बार आपके सामने कई सारी चुनौतियां हैं, सीएम योगी के सामने भी कई सारी चुनौतियां हैं। 2027 का इलेक्शन तो चलिए आप कहिएगा कि अभी तो 3 साल उसमें वक्त, अभी तो 24 ही चल रहा है, लेकिन उससे पहले ये बाई इलेक्शन आपके लिए लिटमस टेस्ट है, मानते हैं या नहीं? देखिए प्रत्युष जी, चुनौतियां तो हमें स्वीकार हैं, हर काम चुनौतीपूर्ण होता है, कोई चुनौती छोटी होती है, कोई चुनौती बड़ी होती है। उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाना भी तो चुनौती था, नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति थी उत्तर प्रदेश के अंदर, बाहर से आने में लोग डरते थे। आज उत्तर प्रदेश पूरे देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का मॉडल बन गया है, योगी मॉडल पूरी दुनिया के अंदर प्रसिद्ध हुआ है। तो ये भी तो एक बड़ी चुनौती थी, जिस प्रकार सपा बसपा ने मिलकर के। चलिए मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा, उससे पहले जरा चुनौतियां क्या क्या है वो चुनौतियों पर भी नजर डाल लेते हैं। स्वीकार किया है हमने, क्या क्या चुनौतियां हैं। सबसे पहले तो उपचुनाव में पार्टी को जीत दिलाना, यह सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पीडीए फॉर्मूले की काट निकालना, जिसका दावा समाजवादी पार्टी करती है। इंडिया गठबंधन की एकजुटता से निपटना, क्योंकि इसका नुकसान देखा लोकसभा चुनाव में। पार्टी के भीतर खटपट की जो खबरें आती हैं उससे निपटना, यह भी चुनौती है। सहयोगियों को साथ बनाए रखने की भी एक बड़ी चुनौती है। और एसपी के गढ़ में कमल खिलाना, यानी कि बीजेपी की जीत वहां पर दिलाना। अयोध्या के मिल्कीपुर में जीत दिलाना, जो बाई इलेक्शन है उसमें मिल्कीपुर विधानसभा सीट भी है। तो ये कई सारी अहम चुनौतियां हैं। मैं भदौरिया साहब आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले मैं समीर जी आपके पास आ रहा हूं। मैं आपसे कमेंट लूंगा, उसके बाद ही बाकी पॉलिटिकल मेहमानों के पास जाऊंगा। ये जो जितनी चुनौतियां हमने बताई, आपको लगता है कि ये चुनौती है सीएम योगी के लिए या नहीं है? देखिए, योगी के लिए कई चुनौतियां हैं। हाँ। सबसे बड़ी चुनौती तो 10 जो उपचुनाव होने वाले उस पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन क्या रहेगा। इसके अलावा योगी के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो उनके उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बने हुए हैं जी, जो कहते हैं कि संगठन से सरकार से बड़ा संगठन होता है। और जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ को लेकर चर्चाएं चलती रही कि तनातनी को लेकर, हालांकि अब केशव प्रसाद मौर्य शांत हो गए। और अभी 3 दिन पहले जो कल ही बैठक खत्म हुई है, राष्ट्रीय सेवक संघ की समन्वय समिति की बैठक पलक्कड़ में जो हुई थी 3 दिवसीय, जेपी नड्डा वहां पर गए थे, बीएल संतोष राष्ट्रीय संगठन महामंत्री वहां पे थे। और संघ ने वहां पर उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का जो परिणाम आया है कि आप 33 सीटों पर सिमट गए और अखिलेश यादव 37 सीटों पर पहुंच गए, उसको लेकर भी संघ ने चिंता जाहिर की है। संघ ने पूछा है बीजेपी से कि ऐसा क्या हो गया उत्तर प्रदेश में, जहां राम मंदिर का इतना बड़ा निर्माण हुआ है, जहां योगी का 2017 से लोकप्रिय चेहरा है, प्रधानमंत्री मोदी खुद वाराणसी से सांसद है, वहां आप क्यों ओबीसी, दलित और दूसरे लोगों को नहीं समझा पाए? जो विपक्ष ने नैरेटिव सेट किया था, वहां आप इतना जनता में संदेश क्यों नहीं दे पाए कि विपक्ष का नैरेटिव हारी हो गया, आप 33 सीटों पर सिमट कर रह गए? तो चिंता बहुत है। केंद्रीय नेतृत्व भी यूपी को लेकर चिंतित है, योगी आदित्यनाथ भी चिंतित है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को दिख रहा है कि अभी 2 साल बाद विधानसभा चुनाव लड़ना है। और जो 2017 का परिणाम रहा था, 2022 का रहा था, क्या वो तीसरी बार उत्तर प्रदेश का बनेगा? तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व सिर्फ 10 सीटों पर फोकस नहीं कर रहा है। 10 सीटों में तो हार जीत लगी रहेगी। कई सीटें ऐसी जहां भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कहीं जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी, ये पार्टी को पता है। मैं भदौरिया साहब आपके पास आ रहा हूं। बीजेपी कहती है कि पार्टी के अंदर कोई खटपट नहीं है। केपी प्रसाद मौर्य जो कहते हैं उसको समाजवादी पार्टी नमक मिर्च लगा करके पेश करती है, बेवजह तंज कसती है, बेवजह तंज कसते हैं अखिलेश यादव। ऐसा क्यों? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार उत्तर प्रदेश में स्वीकार करनी चाहिए। वो 33 सीटों पे हैं, हम मिला के 43 सीटों पे आए हैं। फिर वो कहते हैं कि जनता को गुमराह कर दिया। अरे जनता जनार्दन होती है, उसका तो सम्मान कीजिए। आप किसी का सम्मान तो कर नहीं पाते, तो जनता का ही सम्मान कर लीजिए। जनता को ही आप, जो उत्तर प्रदेश की जनता को आप बता दे रहे हो कि उनको कोई बगला देता है, उनके तो समझ नहीं है, वो समझ कम रखते हैं क्या उत्तर प्रदेश की जनता? भाई, उत्तर प्रदेश की जनता जितनी समझदार है, शायद ही जनता कोई इतनी समझदार होगी। और आप उत्तर प्रदेश की जनता को बता देते हो कि वो समझदार नहीं है, उसको कोई भी समझा ले जाता है। तो क्या आज तक आप जो पिछला चुनाव जीते थे तो क्या था? हम भी यही कहें क्या? लेकिन हम आपकी तरह नहीं है। हम उत्तर प्रदेश की जनता का सम्मान करते हैं। जब उन्होंने हमें सीटें नहीं दी थी, तब भी मैंने कहा था उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी है, उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है। हो सकता है किसी कारणवश हम सेवा में मेरी कमी रह गई हो, हमें उन्होंने 5 सीटें दी थी। आज उन्होंने मुझे 43 सीटें दी हैं। आज भी कहता हूं उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है। आपको आज 33 सीटें दे दी तो आप उत्तर प्रदेश की जनता की समझदारी पे सवाल उठाने लगे? शर्म आनी चाहिए। जहां पे आपको सरकार, जनता ने सरकार में चुना, उन्हीं की समझदारी पे सवाल उठाते हो। इससे ज्यादा शर्म की बात तो भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं हो सकती।
दूसरा वो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे। अभी आप देख लिए क्या हुआ, इसको इनका लॉ ऑर्डर ऐसा है कि जन्माष्टमी में 2 बेटियां जाती हैं और जन्माष्टमी से लौटती है तो पेड़ पे लटकी पाई जाती हैं, और उसका जवाब इनके पास नहीं होता है। इतना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में। स्कॉर्पियो कार में बच्ची के साथ अन्याय हो गया अभी 2 दिन पहले, इतना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है। इनका लॉ एंड ऑर्डर तो इतना अच्छा है कि अगर बीएचयू में इन्हीं के आईटी सेल के बच्चों पे आरोप लगा था बच्ची को छेड़छाड़ करने में, बड़ा अच्छा इनका लॉ एंड ऑर्डर है। लॉ एंड ऑर्डर में तो इन्होंने बल्ले बल्ले कर रखी है। हाथरस की बेटी इनको याद ही होगी, क्या लॉ एंड ऑर्डर है। रात के अंधेरे में बच्ची का पेट्रोल डाल के अंतिम संस्कार कर दिया। लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही बल्ले बल्ले है इनका। लॉ एंड ऑर्डर का तो आप तारीफ जितनी कम करो उतना अच्छा है भाई। फिरोजाबाद, बुलंदशहर, जिस तरह की घटनाएं घटी है बच्चियों के साथ, ये आपके लॉ एंड ऑर्डर की मुझे लगता है अचीवमेंट मानते हो क्या इसको? लेकिन अनुराग भदौरिया जी, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव ये माना जाता है कि ये दोनों अलग अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं। क्या आपको लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में जो जीत इंडिया गठबंधन ने यूपी में खासतौर पर दर्ज की एक बड़े मार्जिन से, क्या वो विधानसभा चुनाव में या इस बाई इलेक्शन में दोहरा पाएगी? सुनिए, दूसरी बात, उत्तर प्रदेश से पीएम का रास्ता जाता है। कह रहे उत्तर प्रदेश का चुनाव थोड़ी था। अरे भैया, उत्तर प्रदेश से ही पीएम का रास्ता जाता है। यहीं आपका रास्ता रुक गया, तभी तो आप बहुमत में नहीं हो। 240 पे अटक गए, आप झूल रहे हो, इसके उसके कंधे पे सवार हो, अपने पैर है नहीं, दूसरा कंधा नहीं देगा तो गिर जाओगे। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको झुला दिया है और आप झूले हुए हो, बैसाखी पे आ गए हो। मैं आरएलडी का रुख कर रहा हूं। रोहित अग्रवाल जी, क्या यूपी में एनडीए के बीच सब ठीक ठाक है? यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के मसले को लेकर के खुद बीजेपी के सहयोगियों ने सवाल खड़ा किया, उसमें अनुप्रिया पटेल ने कहा कि ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ। नजूल जमीन बिल को लेकर के कई सहयोगी इसके खिलाफ हो गए। कई ऐसे मसले आए जहां पर सहयोगी कह रहे हैं कि यह गलत है। अब निषाद पार्टी भी यहां तक कह रही है कि साहब ऐसा है कि हमें बीजेपी के सिंबल पर तो पहली बार चुनाव लड़ना नहीं है, बहुत नुकसान हो गया लोकसभा में, विधानसभा में हम अपने सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को यह सोचना पड़ेगा। सीट शेयरिंग हो गई रोहित जी? प्रत्युष जी, सब कुछ हो गया है, सीट शेयरिंग भी हो गई है, परंतु अनुराग भदौरिया से पूछिए इनके साथियों का क्या हुआ। इनके साथी तो कह रहे हैं 5 सीट लेंगे, अदरवाइज हमारा तो कोई गठबंधन है नहीं आपके साथ। तो इनको तो अपने साथियों के बारे में बताना चाहिए ना कि इनके साथियों का क्या हुआ। और स्थिति ये है, ये कह रहे हैं जनता उत्तर प्रदेश की बहुत समझदार है, बिल्कुल समझदार है, इसीलिए तो आपको विपक्ष में रखा है, इसीलिए तो आपको 2014 के बाद विपक्ष में रखा है, उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद विपक्ष में रखा है, और आगे भी आपको विपक्ष में ही रखेगी। आपको 43 सीटें दी है, उसके बाद भी आपको विपक्ष में ही रखेगी। जनता आपको लेने वाली नहीं है, जनता आपको दोबारा नहीं देगी उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश बनाने के लिए। जनता आपको दोबारा बिल्कुल नहीं चुनेगी कि उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश बना दे, क्योंकि आपको समझ चुकी है जनता पूरी तरीके से कि भाई झूठ बोलो, जोर से बोलो, तेज से बोलो, झूठ बोलो और झूठ बोलते रहो। परंतु ऐसे ही सच को दबाने के लिए अनुराग भदौरिया जैसे प्रवक्ता आ जाते हैं यहाँ पे, जो खाली नौटंकी करते हैं यहाँ पे बैठ के। जनता का इनका कोई सरोकार नहीं, जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है, परंतु ये अनुराग भदौरिया जैसे प्रवक्ता यहाँ पे बैठ के सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं, पार्टी को खराब करने का काम करते हैं। और इनके नवाब सिंह, अरे भाई कितना झूठे नवाब सिंह, अखिलेश यादव जी के खास आदमी, क्या हुआ भाई? डीएनए भी मैच हो गया, एक बच्ची के साथ प्रचार करते हैं, मोहित खान एक बच्ची के साथ प्रचार करते हैं। स्थिति तो साफ है ना, स्थिति तो किस तरीके से साफ चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको विपक्ष में रहने के लिए मैंडेट दिया है, और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि इनको अगर मैंडेट देते हैं तब तो ये बर्बाद कर देंगे उत्तर प्रदेश को, और ये सिर्फ अपराध प्रदेश बनाएंगे उत्तर प्रदेश का। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको विपक्ष में रखा है। बिल्कुल जनता बहुत समझदार है और जानती है, आपके चरित्र को भी जानती है जी, आपके चरित्र को पूरी अच्छी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि किस तरीके से आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर लूट का उद्योग बनाया था, आपने किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर आरक्षण काला करने का काम किया था, आपने किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर आपने युवाओं की नौकरी उद्योग बना दिया था। और कोई चले मैं विवेक श्रीवास्तव जी को भी डिबेट में ला रहा हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्म किया, यूपी में भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन क्या ये बाई इलेक्शन में और आने वाले 27 के विधानसभा चुनाव में ये कंटिन्यू रहेगा, ये बरकरार रहेगा? क्योंकि मैंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव ये 2 अलग अलग चुनाव, अलग अलग मुद्दे होते हैं, इससे आप भी इत्तेफाक रखते होंगे।
नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। विधानसभा का चुनाव एक अलग मुद्दा हो जाता है, जब हम लोकसभा में जाते हैं तो वो एब्सोल्युटली डिफरेंट बॉल गेम है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, दोनों के मुद्दे अलग होते हैं। लेकिन ये है कि अब देखिए बिगिनिंग ऑफ द एंड शुरू हो चुका है। ये एक फाइट, आइडियोलॉजिकल फाइट है इस कंट्री के अंदर। इंडिया अलायंस जिन मूल्यों के लिए खड़ा है और एनडीए जिन मूल्यों के लिए खड़ा है, जिसमें बीजेपी की एक भरमार है, ये बिल्कुल डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया और आगे भारत का भविष्य होगा क्या। एक तरफ एक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है जो 5000 साल पुरानी संस्कृति को एक कांस्टेंट रख के काम कर रही है, दूसरी तरफ एक प्रोग्रेसिव अलायंस है जो कास्ट रिफॉर्म्स भी चाहता है। तो ये एक मात्र सीटों की लड़ाई अब नहीं रही, ये एक आइडियोलॉजी, एक सोच की लड़ाई बन चुकी है और जनता भी इसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर रही है। कल एक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जमात उतरी थी परसों शायद, और जमात ने फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में रिट बुलडोजर के खिलाफ, जिसका मिसयूज खासकर उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है, और कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है और कहीं ना कहीं योगी गवर्नमेंट को कल काउंटर किया गया है। ये भी एक ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद देखिए ये सदस्यता अभियान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हर पार्टी को करना चाहिए। पिछली बार इनके सदस्यता अभियान में कहा गया था साहब ये नंबर दे रहे हैं, इसमें मिस्ड कॉल दो तो मेंबर बन गए। क्या आपकी आइडियोलॉजी है, क्या आपका घोषणा पत्र है, मेंबर कौन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उससे कोई सरोकार नहीं है। लोग अपने गांव में गए साहब, भीड़ इकट्ठी करी, फोन नंबर दो, मिस्ड कॉल दे दो, बन गए मेंबर। लास्ट टाइम तो इनका सदस्यता अभियान मिस्ड कॉल पे हुआ था। तो ये सब देखिए नॉन सीरियस चीजें हैं। ठीक है, प्रजातंत्र है, योगी साहब करना चाहते हैं सदस्यता अभियान। एक बार शिकस्त खाई है अभी बड़ी जल्दी लोकसभा के अंदर, और इसलिए खाई है क्योंकि आइडियोलॉजिकली गलत चल पड़े थे आप कभी साहब नमाज बंद कर रहे हैं विधानसभा में आसाम की, कभी आप बुलडोजर चला रहे हैं, आप जो है एक सो कॉल्ड एक हिंदू तुष्टिकरण, एक नया शब्द किसी ने कल बोला, एक नया शब्द आ गया, हिंदू तुष्टिकरण, हिंदू खतरे में। तो ऑल दीज थिंग्स विल एंड। डेवलपमेंट के रास्ते पे अगर यूपी की सरकार नहीं चलेगी, ये बाय इलेक्शन। अरे उत्तर प्रदेश से ज्यादा डेवलपमेंट हो कहाँ रहा है भाई? उत्तर प्रदेश से अधिक डेवलपमेंट। मैं किशोर जी आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं किशोर जी। कहाँ हो रहा? 65,000 केस महिला। अरे उत्तर प्रदेश तो बर्बाद कर दिया था आप लोगों ने। उत्तर प्रदेश की तो लॉ एंड ऑर्डर खराब कर दी थी आप लोगों ने। उत्तर प्रदेश में तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे दिया था आप लोगों ने। उत्तर प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था या विकास नाम की चीज नहीं बची थी। उत्तर प्रदेश में बाहर के लोग आने से डरते थे। उत्तर प्रदेश में कोई इन्वेस्ट करने से डरता था। आज लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश में आ रहा है। उत्तर प्रदेश ने अपनी पहचान बनाई है। उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य से बाहर निकल करके अपने आप को स्थापित कर रहा है। आपको नजर नहीं आएगा। आपको तो योगी जी से नफरत करनी है, आपको हिंदुओं से नफरत करनी है, आप हिंदू विरोधी हैं, इसलिए आपको ये हिंदुत्व दिखता है। आप तो केवल मुसलमानों के पक्ष में बोलने वाले लोग हैं, आप मुस्लिम तुष्टिकरण करने वाले लोग हैं, इसलिए आपको ये सब नजर नहीं आएगा। आप शांत रहिए। आप 3,500 केस महिलाओं के रेप के एक अरे साल में, आप हिंदू विरोधी लोग हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, मैं तो भारत विरोधी सही जगह हुआ है भाई। अरे विवेक भाई आप बताइए ना, बांग्लादेश के अंदर बलात्कार हो रहा है, आप बोलेंगे नहीं क्योंकि वहाँ हिंदू महिला है? 3,000 तो उसमें नहीं बोलेंगे आप। आपको विशुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति अपनानी है, मुसलमानों का वोट लेना है। अरे बंगाल में जाइए ना क्या हो रहा है, अरे बाबा पश्चिम बंगाल को देखिए ना, क्या बोल रहा हूँ, वहाँ आपकी ममता दीदी ने क्या हाल कर रखा है। रोज लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है और बलात्कार करके हत्या करने के बाद उसको आत्महत्या दिखाने का काम हो रहा है। और आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आपके मुसलमान भाई नाराज हो जाएंगे, आप नहीं बोल सकते हो। आपको उनका वोट लेना है। यूपी के मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ देश के हर नौजवानों का रोल मॉडल है। योगी आदित्यनाथ वो व्यक्तित्व है जो रिकॉर्ड बना रहे हैं नए निरंतर विकास के। आज उत्तर प्रदेश जिस तरह से दुनिया के अंदर चमक रहा है, भारत के अंदर एक उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो आपको नजर नहीं आएगी। मैं किशोर जी का रुख करूंगा। किशोर जी अगर 2024 के, मैं यूपी की बात कर रहा हूं, अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को तो छोड़ दें, 2017, 2019, 2022 और उसके बाद के कुछ लोकल बॉडीज के चुनाव, योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट बेहतर रहा है। इसी आधार पर माना जा रहा है कि वो फिर से नई जान फूंक देंगे बाई इलेक्शन में। देखिए मैं भी उनको शुभकामनाएं देता हूं। अगर वो फूंक पाए तो बीजेपी की जो बुरी तरह हार हुई थी उसको थोड़ी सांत्वना मिलेगी। पर मैं राजेश चौधरी जी की पहली बात कि प्रजातांत्रिक है, ये है, वो है, बीजेपी में अभी जो चल रहा है, जिस पे आरएसएस ने चिंता प्रकट की है, वो है
दो आदमी की तानाशाही। ऊपर से ये तानाशाही इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जिससे योगी जी खुद परेशान है। और राजेश चौधरी जी, आपने कहा कि पूरी दुनिया टीवी जैसे प्रतिष्ठित चैनल पर बैठ करके यहाँ काहे झूठ बोल रहा है। बहुत सम्मान है, बड़ी इज्जत करता हूँ तिवारी साहब की। आप अपना मुद्दा रखिए। अरे बीजेपी के अंदर क्या हो रहा है उससे आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? कहाँ तानाशाही है? उल्टियां हो रही है, बेचैन हो गई है। लगी थी राजेश जी आपके पुराने सहयोगी हैं। राजेश जी आपके पुराने सहयोगी हैं। अरे इसलिए आपके घर के अंदर क्या हो रहा है मुझे लगता है कि ये बेहतर जानते हो। व्रत लिया था कि कभी जीवन में कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा और इन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी निकाल के फेंक दिया उद्धव ठाकरे ने। चरणों में गिर रहे हैं राजेश चौधरी जी, थोड़ा मुझे बोलने बनने के लिए भाई साहब तिवारी साहब। पूरी दुनिया ने चला गया है, पूरी दुनिया ने तो वीडियो देखे जब उद्धव ठाकरे जी हाथ जोड़ करके साष्टांग उनके चरणों में राजेश जी अपने बारे में बोलिएगा प्लीज प्लीज। राजेश जी किशोर जी को बोलने दीजिए, फिर आप काउंटर कर सकते हैं। किशोर जी आप अपनी चिंता करिए। देखिए, मैं बात इतनी आपको कांग्रेस में तानाशाही नजर नहीं आएगी, उसमें नहीं आएगी जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की थी। जरा इनका बड़े हुए हो आप। अरे इतनी वफादारी मत करो, तुम थोड़ी मेरी बात सुन लो कि आपने कहा कि पर सही तो बोलिए। आप बड़े देखिए, आप बड़े अरे बहुत सही बोल रहा हूँ। अरे मैं बोल रहा हूँ ना सही। अरे तुम जरा चुप तो बैठो यार। आपसे मुझे झूठ सोवा। अरे भैया, इनको उल्टियां ज्यादा हो रही है। जरा देखिए, मैं एक बात बताता हूँ। आप इतना झूठ उड़ेल रहे हो कि वो बच नहीं रहा। झूठ को कौन बचा लेगा? कोई नहीं बचा सकता है। अरे थोड़ा एक देखिए कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने बोला कि दुनिया में योगी मॉडल चल रहा है। देखिए, आपके एक्सप्रेस वे के क्या हाल है। अभी कल आपको सुप्रीम कोर्ट के महामहिम जज भूषण गवई ने क्या कहा? उन्होंने कहा लीगल रूप से जो बुलडोजर चलता है वो ठीक है, कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। और इलीगल हम किसी का मकान नहीं तोड़ते। जो नक्शा नहीं पास कराएगा, जो अवैध कब्जा करेगा, जो ग्राम सभा की जमीन को कब्जाएगा, जो नजूल की भूमि को कब्जाएगा, सरकारी जमीन पे मकान बनाएगा तो बुलडोजर तो चलेगा।